लगता है। अच्छा, मेरी फेवरेट डिश है ये राइस बचपन से, और इन लोगों को पता चल चुका है मेरा ये फेवरेट है, तो ये जब भी कोई चीज़ होती है यही रख देते हैं। आलू टमाटर प्याज काट के, मटर। नहीं, परसों भी मैं आया था। हाँ अच्छा, हाँ परसों भी यही बन रहा था। मुझे रात में आपने ऑफर भी किया था। हाँ परसों यही खाए रात में हमारा उस पे आप बोलो ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इजी भी है और सब आराम से प्यार से खा लेते हैं। चावल बन जाते हैं, उसमें आलू डालो मटर डालो, और ज़्यादा तो हमने कभी कुछ बनाया नहीं, हमें आता है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा। इजीली तैयार हो जाती हैं और सबको पता चल चुका है कि हाँ मैडम को अगर नहीं कुछ खाया है तो फटाफट से चावल दे दो, कोई भी चीज़ ऐसी बना दो, तो ऐसा ही है। हाँ परसों भी जब आप आए थे तो परसों रात भी यही बने थे। और इससे भी अच्छी बात है अगर हम आपको बताएंगे, हमें ना 2 बड़े बड़े कट्टे चावल के एक हमारे साथी हैं वो दे गए हैं। अच्छा। कुछ दिन पहले एक साथी आए, उन्होंने कहा कि क्या यहाँ पे ज़रूरत है, हम क्या देकर जाएं, तो उन्होंने तहली। क्या, हाँ तहली की जरूरत। हाँ नहीं, उन्होंने क्या किया, चावल तो वो दे गए, दूसरे साथी आए तो उन्होंने कहा क्या दें, तो मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, मुझे जितना सादा खाना है वो बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, हाँ। सादा खाना, जो लंबे संघर्ष जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा सादा ही खाना खाते हैं, मैंने देखा है। हाँ मुझे वैसे भी सादा खाना बहुत पसंद है, मुझे कुछ मत दो आप, मुझे सिंपल खिचड़ी दे दो दाल की, लेकिन वो पानी पानी वाली एकदम पतली से होनी चाहिए। अच्छा। मैं तीनों टाइम वो खा सकती हूँ, बिल्कुल। तीनों टाइम। फिलहाल हम तो नहीं खा सकते हैं। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे तहड़ी की, तो तहड़ी आपको ज़्यादा पसंद है? हाँ तहरी खिचड़ी हो गया, इस तरीके का जो प्लेन फूड है, सादा खाना मुझे बहुत हाई फाई टाइप्स खाना नहीं पसंद। मतलब ठीक है खाया सब है मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर खिचड़ी मिल जाए यहाँ पे, जैसे हमारे एक साथी है, तो मैंने आपको बताया कि वो आपने पूछा कि चावल क्यों बने बार बार, आज भी जैसे पहले दिन जब आप आए तब भी चावल बन रहे थे यहाँ, तीसरा दिन तहड़ी बन रही थी। तहरी मतलब आलू मटर डाल के सब कुछ फिलहाल। हाँ, और वो तहड़ी सब लोग मिल के बना रहे थे। हाँ आज भी वैसे ही बनी, आप थोड़ा सा लेट हो गया, आज भी सब ऐसे ही करते हैं, सब कोई आलू काटता है कोई प्याज काटता है। तो हमारे एक साथी आए थे तो वो चावल के कट्टे ले आए, तो हमारे लिए तो बहुत सोने पे सुहागा होगा कि चावल आ गए। फिर एक साथी और आए तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, आप चावल कैसे बनाओगे, उबाल के ये वो, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं एक काम करता हूँ आपको कुकर ला के दे देता हूँ, तो वो कुकर ला दिया, कड़छी ला दी उन्होंने। फिर एक साथी है, उन्होंने इतना सारा मसाला, नमक मिर्च हल्दी अजवाइन सारा, तो मुझे लगा हंसी भी आ रही थी कि ये देखो अब ये क्या किस शेप में जाएगा, अब ये क्या हो रहा है कि जिस हाथ में कलम होनी चाहिए आज उस हाथ में कुकर है। हाँ। तो वही कुकर में जब खाना बन रहा था, शायद आपकी आवाज ना सुन पा रहे हो, कुकर की सीटी से कोई आ जाए। पॉइंट तो मैं फिर रोज बनाऊंगी। हाँ। कुछ भी नहीं होगा तो मैं पानी डाल के पत्थर रख दूंगी। फिलहाल क्योंकि मैं 2 बार आ चुका हूँ, माफ करिएगा 3 बार आ चुका हूँ यहाँ पर। मुझे 2 बार तहड़ी मिली है, एक बार किसी कारणवश मुझे आके जाना पड़ा क्योंकि इनके पास मेरा चार्जर रह गया था। क्योंकि 123 दिन में ये 3 बार ही आए हैं। हाँ, माफी चाहेंगे मगर हम आए हैं, आपके आंदोलन को हम देख रहे थे। खैर, और आंदोलन से पहले भी देख रहे थे। अब कृपया आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो रोक सकते हैं, क्योंकि मैंने रितु जी को बहुत पहले ही देखा था और मुझे जो लग रहा था वो इनके साथ इस समय हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो शख्स बैठी हैं उनका नाम रितु सिंह जी है। उनसे कुछ बात करेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे। बहुत हो गया मुद्दा, थोड़ा सा ओरिजिनलिटी भी जान लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैंने इस वक्त दिल्ली में सुने, तो उसके जवाब हैं, बगैर मैं वो सवाल पूछे इनसे जवाब निकलवा लूँगा, मगर इस वीडियो के बाद इनको मैं वो बात भी पूछूँगा। मैम, आंदोलन आप लगातार कर रही हो, क्या ज़रूरत है ऐसे आंदोलन की? 3 महीने हो गए, 4 महीने भी हो गए, तो 13 हो जाए, चाहे किसानों की तरह ऐसे ही मिलेंगे बैठे। हक की बात करना में क्या बुराई है, हक की बात करनी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। बचपन में सुनते थे ना प्रेयर्स में, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, तो मैंने सुना नहीं, मैंने समझा उस चीज़ को कि अगर मेरे मुंह में आवाज़ है मैं सबके लिए बोलती हूँ, सबके लिए लड़ती हूँ। जब मेरे साथ अपराध हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ और मैं चुप रहूँ और मैं कुछ ना बोलूँ और इतना ईजी विन सामने वाले को दे दूँ और करने दूँ, किसी ने फ्रॉड करके हमारे करियर ख़त्म कर दिया और एक हमारी कम्युनिटी को एक मैसेज दे दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हो, और मैं चुप रहूँ, मैं चुप करके बैठी रहूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। तो ये आंदोलन की ज़रूरत है और बाबा साहिब ने कहा, उनसे ऊपर तो आप भी नहीं हो ना मैं हूँ, तो उन्होंने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज, देन एजुकेट। अगर आप एजुकेट हुए हैं, फ़ायदा ही नहीं कि अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोल पाए, आप और आपको ऑर्गेनाइज होना। आज हम ऑर्गेनाइज हैं, मेरे साथ मेरी साथी जयपुर से आई हैं, टीचर हैं, उसके साथ नेहा जी बैठी हैं जो संगठन से भी रूप से भी अपने भीम आर्मी से हैं। तो हर कोई इंसान अलग अलग फील्ड से, इतने सारे साथी आए हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, पत्रकार साहब बैठे हैं, आप पत्रकार हैं, तो ये ऑर्गेनाइज हो गए ना हम आज डिफरेंट फील्ड से। सो दिस इज अ टाइम टू एजुटेट, टू स्पीक फॉर योर राइट्स। इफ यू विल नॉट स्पीक फॉर योर राइट्स, नोबडी एल्स विल। तो इनिशिएशन तो आपको लेना है ना, दैट्स व्हाट आई हैव टेकन। भाई साहब ये कंटिन्यू इंग्लिश में बोल गई, मगर अच्छी बात है, थोड़ा सा आप भी सीखिए
और आप भी अपनी महिलाओं को पढ़ाएं कि इंग्लिश में बोलना भी सीखें, क्योंकि आज बाबा साहब ने जो हक दिला रखा है कहीं ना कहीं वो जाते हुए भी दिख रहा है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें शिक्षा को लेकर लगातार धरना चल रहे हैं। इसमें एक धरना जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो रितु जी का है, और साधुवाद करेंगे कि आप इन लोगों का है जो इन मुद्दे पे बात करें। और जो फ़ायदे की आपने बात की है, जहाँ तक मुझे लगता है ये फ़ायदा ये अपने लिए नहीं कह रही कि आगे आने वाले किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो तो उससे पहले ये मामला उनके जहन में रहे। मैम एक बात बताइए, जब ये प्रदर्शन हो रहा था, इतने दिन हो गए, कोई आया भी नहीं, आपके पास एक लेटर आया था, उस लेटर में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा हमको बताएंगे? रीज़न ये है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत बताइए, क्योंकि वो लेटर इंग्लिश में, और जो मेरे लोग हैं वो इंग्लिश तो जानते ही हैं मगर काफ़ी हिंदी वाले भी हैं, तो उसमें क्या बातें लिखी थी? मेरे पास कोई लेटर नहीं वो जो आपने लेटर देखा था। मैं बता रही हूँ, वो लेटर मेरे पास नहीं आया। वो लेटर मेरे को आज दिन तक, अगर पहले आपके ऑडियंस को ये बता दें, मुझे मेरे निकालने पे ना मेमो दिया है, ना लेटर दिया, ना कुछ, बस ज़ुबानी से कहा गया था गुंडागर्दी से कि आज के बाद मत आना। वो इसलिए कहा गया था कि ताकि रितु सिंह जाए, खटखटाए, माफ़ी मांगे, डर जाए, नौकरी के लाले के चक्कर में उनको लगे कि बस अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब ये वही जैसे बाकी दलित हैं जो दलाली कर लेते हैं, चाटुकारिता कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, झुक जाते हैं, ये भी वैसे ही करेगी। लेकिन मुझे अपने समाज को वो नहीं बनाना था, तो मैं खड़ी रही अडिग अटल, और मैं लड़ी। और वो जब लड़ी, क्योंकि मेरी लड़ाई इतनी सच्ची थी कि जब ये सब कुछ, क्योंकि प्रिंसिपल जो होती है वो कॉलेज की सिर्फ एक एम्प्लॉय होती है, जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ कॉलेज की। ध्यान से सुनिएगा, कॉलेज की जो चेयरपर्सन होती है, गवर्निंग बॉडी की चेयरपर्सन, पावर उसके हाथ में होती है, वही अपॉइंट करती है प्रिंसिपल को, वही अपॉइंट करती है हमें, वही उसी के पास अथॉरिटी है रिमूव करने की। वो प्रिंसिपल को भी रिमूव कर सकती है, मुझे भी रिमूव कर सकती है, गवर्निंग बॉडी के फैसला होता है। बट दिस लेडी, ये एम्प्लॉय थी कॉलेज में, इसने मुझे बिना किसी नोटिस के ये हरकत करी। फिर जब ये मैटर मिनिस्ट्री में भी गया, कुछ साथियों ने, टीचर्स यूनियन के कुछ साथियों ने लेटर लिखा था उनको मेरे लिए, मैंने चिट्ठी लिखी थी मिनिस्ट्री को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, कि ये हाल हो रहा है, जातिगत भेदभाव किया गया, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, मुझे बहुत बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, मेरे कलीग्स के थ्रू मुझे मैसेज पहुंचवाए गए मेरा मुंह बंद करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें अपमानित किया गया। और अब ये हुआ कि कोविड के दौरान मेरी नौकरी छीन ली, जबकि आप ही की मिनिस्ट्री की ही गाइडलाइंस है, किसी एडहॉक को एडहॉक से रिमूव नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, पैंडेमिक के टाइम था, तो ये सेटल लॉ है। उस टाइम पे भारत सरकार ने, वो जो चिट्ठी आप देख रहे हैं बड़ी सी लगी है, जो कुछ दिन पहले हमने दिखाई भी थी, वो चिट्ठी भारत सरकार ने सवाल पूछा कॉलेज के चेयरपर्सन से और यूनिवर्सिटी से कि ऐसे ऐसे हमारे पास जातिगत भेदभाव का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मैटर आया, आपका क्या कहना है इस पे? तो जो कॉलेज की चेयरपर्सन है, जिन्होंने उस टाइम पे सविता रॉय को बहुत डांटा था, प्रिंसिपल को हड़काया था कि तुम गलत कर रही हो, जो डॉक्टर रितु सिंह कह रही है ये तुम पहले भी कर चुकी हो, पुराने कॉलेज से भी तुम इसलिए निकाली गई थी क्योंकि तुम वहाँ पे की भी प्रिंसिपल उन्मूलन मौर्य के साथ जातिगत भेदभाव करती, वो भी शेड्यूल कास्ट समाज की थी। उस कॉलेज में तुमने SC ST माइनॉरिटीज़ के साथ फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके, उनके साथ फॉर्जरी करके ये सारा काम किया था, अभी फिर तुम यही हरकतें कर रही हो, तो उन्होंने हड़काया। और उस चिट्ठी में ये लिखा था पूरी बात कि डॉक्टर रितु सिंह एक ब्रिलियंट टीचर है, सविता रॉय के पास रिकॉर्ड रहा है जातिगत डिस्क्रिमिनेशन का, कास्टिस्ट आउटलुक है उसकी, और वो ये सारी चीज़ें पहले भी करती आई है, और डॉक्टर रितु नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रितु के अंदर वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है जो डॉक्टर सविता रॉय बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर सविता रॉय उससे जेलस थी, जिस तरीके की वो दिखती हैं, जिस तरीके की वो बात करती हैं, जिस तरीके का उनका इंटेलेक्ट कैपेबिलिटी है, इसलिए इनको उनसे जलन है, और इसलिए इन्होंने डॉक्टर रितु सिंह को इलीगली गंदे तरीके से अपमानित किया, मेंटली हरास किया और निकाला। और मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को ये रिप्लाई करती हैं चेयरपर्सन, ये सारा जो मैं बोल रही हूँ, और उन्होंने ये भी भारत सरकार को कहा कि इसमें इंटरवीन कीजिए, क्योंकि इस प्रिंसिपल को ये बहुत ही गुंडाई और करप्ट बिहेवियर किया, इसको सपोर्ट है यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स का। सुनिए पहले, यूनिवर्सिटी के जो सपोर्ट, मतलब जिसमें रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, डीन, इन सबका सपोर्ट है इस लेडी को, इसलिए ये गुंडाई बिहेवियर करती है। खैर, आप अपनी बात को जिस बखूबी से आपने रखा है, ये जो आवाज़ निकल रही थी, ये आवाज़ रितु सिंह की नहीं थी, ये आवाज़ तमाम उन महिलाओं के लिए है जो आज PhD करके वो कहीं ना कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं। दूसरी बात ये है, जो महिलाएं तैयारी कर रही हैं वो भी अपनी आवाज़ जब उठाएं, तो एक जीतता जागता एग्जाम्पल है रितु सिंह जी। रितु सिंह जी, एक बात मेरे जहन में आ रही है कि इस आंदोलन को कंटिन्यू आप कर रही हैं, ऐसे तमाम मामले आ रहे हैं, उसको किस रूप से देखते हैं कि यार रितु सिंह जी को देख के जैसे इंस्पायर होकर कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है?
मैं तो ऐसे देखती हूँ कि यार अब जिन जिन के साथ ये हुआ, मैं तो आपके पास नहीं आ सकती ना चल के। मैं तो आंदोलन लगा के बैठी हूँ। आज आपको संसद से न्याय नहीं मिलेगा, आज आपको कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, तारीख पे तारीख पड़ेगी, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, लेकिन अगर असली न्याय आपको चाहिए तो वो सड़क से मिलेगा। अच्छा। और मैं तो खुला दरबार लगा कर बैठी हूँ कि आओ, अगर आप नहीं भी बोल सकते मेरे साथ बस बैठो, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगी, मैं आपके आगे रहूंगी, आप पीछे रहोगे। हर तरीके से, हर रूप से ये जो मेरे साथ महिलाएं बैठी हैं, हम लीड करेंगे यार, आप पीछे रहो, लेकिन आप आओ। आपको एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। 99 कदम के लिए मैं बैठी हूँ, एक कदम बढ़ा के इधर आ जाओ। तो दिस इज व्हाट आई एम गिविंग द मैसेज। इवन जितने भी निकाले गए हैं, एक नहीं सर, हजारों के हिसाब से लोग निकाले गए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या SC ST की है, जो 23 24 साल से पढ़ा रहे थे, जिनकी उम्र 45 और 50 के बीच में, उनको कौन नौकरी देगा अब? तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए, एंड आई वांट देम टू कम, वो आए, इसको यूटिलाइज करें, एक दूसरे के साथ हो जाओ, एक दूसरे को एम्पावर करो। हाँ, मंच आपने इतना अच्छा सजा रखा है, और आप आइए, अगर आपको भी अपना पोस्टर लगाना है, आप अपना दिखाना है, दिखा सकते हैं एनी टाइम सर। मैं तो चाहती हूँ आप पोस्टर्स लगाएं, यूज इट, दिस इज नॉट माय प्रॉपर्टी, इट इज एवरीवन्स प्रॉपर्टी, हम सबकी चीज है ये। यूनिवर्सिटी हमारी है। अरे आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप 14-15 साल पढ़े हैं या 20 साल पढ़े हैं, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद आप PhD इंक्लूड कर लो तो इतने साल हो ही जाते हैं। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद आपको उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे और उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है और लायक नहीं है, और दूर की कोई यूनिवर्सिटी का बंदा आके पॉइंट हो जाता है, ये देखो गद्दारी। कौन पूछेगा सवाल? हम ही तो करेंगे। और अगर डर के घर के अंदर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वही जलालत मिलेगी। क्या फायदा है ऐसे आंदोलन का? आप क्यों यहाँ बैठी ठंड में बैठी हो? मैं तो बैठी हूँ ना, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को, जिनको नहीं पता, बाबा साहेब को अगर यही होता कि क्या फायदा है ऐसे आंदोलन का, मैं क्यों अपनी नींद देखूं, मैं अपने बच्चों को देखूं, मैं अपनी बीवी को देखूं, तो बाबा साहेब हमारे लिए नहीं करते। नहीं तो मम्मी पापा आपके नहीं परेशान है? हाँ जी, मेरे मम्मी पापा परेशान तो तब होंगे जब मैं चुप करके बैठी रहूंगी घर के अंदर। वो ये कहते हैं कि जो अंबेडकर साहब ने किया, इट्स पे बैक टू सोसाइटी। अगर आप वो नहीं कर सकते तो घर के अंदर वापस मत आना। गो फाइट फॉर योरसेल्फ, फाइट फॉर योर कम्युनिटी। अगर जो चीजें हम नहीं कर पाए वो तुम करो। तो मम्मी पापा ने ये सोच के निकाल दिया तो आप चली गए? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने निकाला नहीं, सपोर्ट किया, सशक्त किया। मेरे माता जी चिंता नहीं है क्या? किस चीज की? कि आप यहाँ बैठे हो घर पे, घर से आके दूर? क्यों चिंता होगी? सशक्त है, पढ़ाया लिखाया, बोल्ड बनाया, चिंता क्या होगी? बोला कि अगर कोई सेल्फ डिफेंस में आगे से आए, हाथ लगाए तो हाथ साथ लेकर आना, छोड़ के मत आना। मतलब ये तो बेशर्मी कह दो, क्या हर लड़की अपने हक के लिए रोड पे बैठ जाएगी? अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो बाबा साहब ने ये हद पार की होगी कि जो सारी महिलाओं को हिंदू कोड बिल लाके सशक्त कर दिया, सबको अधिकार दे दिया। कोड बिल आप बताइए। आज जो आपके सामने डॉक्टर ऋतु सिंह बैठी है ना, अपने हक अधिकार की बात कर रही है। आज जो आपकी माता जी सर उठा के चल पाती हैं, या अन्य किसी वर्ग की महिला सर उठा के चल पाती है और क्लेम कर सकती है अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट कि मेरा भी हिस्सा है। आज महिला अपने आप डिसीजन ले सकती है कि अच्छा, अगर मैं एक हस्बैंड के साथ खुश नहीं हूँ शादी में, रोज मार नहीं खानी मुझे, मैं तलाक ले सकती हूँ अपनी मर्जी से, मुझे खूंटे के साथ बंद के नहीं रहना, गुलामी का जीवन नहीं जीना। आज अधिकार से आप समानता का अधिकार कहते हो कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हो, आपके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या वायलेंस हो रहा है इस तरीके का, आप उसके खिलाफ बोल सकते हो। आप इक्वल वेजेस के लिए जो आप कहते हो ना कि अगर मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर या एक मर्द पुरुष इतना कमा रहा है तो मैं भी उसके इक्वल, मैं भी डिजर्व करती हूँ अगर मैंने इतने घंटे काम किया, सेम इक्वल पे इक्वल वेज। तो उनके एहसान तो आप भूल ही नहीं सकते जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं। सो उसी की एक छोटी सी मिसाल हम यहाँ पे देने के लिए बैठे हैं। बाबा साहब हैज सेड कि नाउ इज द टाइम, यू डोंट हैव टू डिमांड, यू नीड टू क्लेम। तो डॉक्टर ऋतु सिंह आज अपने हक के हर एक अधिकार को क्लेम करने के लिए बैठी है अपने सारी साथियों के साथ। अरे ये बाबा साहब ने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए किया है? ये आपका वहम है, और ये वो मूर्ख ऐसी बातें करते हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जिन्होंने संविधान को पढ़ा नहीं। बाबा साहब का मतलब हम दुर्भाग्य ये था इस भारत का, बाबा साहब का नहीं, इस भारत का, इन भारत के निवासियों का, जिन्होंने बाबा साहब को सिर्फ एक दलित नेता कह दिया। बाबा साहब ने संविधान लिखा सबके लिए, संविधान उसकी भी रक्षा करता है जो संविधान में आस्था नहीं रखता, संविधान उसको भी सारे हक हकूक देता है जो संविधान को गालियाँ निकालता है। आज अगर आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, संविधान की वजह से डॉक्टर प्रोटेस्ट करिए, संविधान की वजह से। आज अगर 545 लोग संसद में बैठते हैं और डंका बजाते हैं, संविधान की शपथ खाते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से। आज अगर कोई भी महिला अपने हक अधिकार के लिए बोलती है, सामने वाले को, पुरुष को उसका असली ठिकाना दिखाती है, इट इज बिकॉज ऑफ संविधान। आप शिक्षित हो रहे हो, आपकी महिलाएं विमान उड़ा रही हैं, आपकी महिलाएं कलेक्टर बन रही हैं, DC बन रही हैं, IAS ऑफिसर बन रही है, डॉक्टर इंजीनियर बन रही है, धर्म की वजह से नहीं, उस ग्रंथ संविधान की वजह से। सो ये दिया हमें संविधान ने, ये दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन दुर्भाग्य उन लोगों का है जिन लोगों ने पढ़ा नहीं और उन्हें समझा नहीं और ये कहा ये तो दलितों के नेता हैं। बाबा साहब का पूरा जर्नी, पूरा हार्डवर्क सिर्फ रिजर्वेशन के साथ लाके जोड़ दिया। और इसी पे एक और बात कहती हूँ, भारत ने तो उनकी कदर नहीं करी, लेकिन
अमेरिका जैसी स्टेट्स जो हैं, वर्ल्ड की पावरफुल स्टेट्स, वो मानते हैं कि अगर समानता का कोई मसीहा प्रतीक है, इक्वालिटी का, तो वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, इसलिए उनकी प्रतिमा वहाँ लगाई गई। अब उसी से आते हैं कंक्लूड करते हुए कि ये चीज़ उन लोगों ने नहीं समझी जिन लोगों ने बाबा साहेब को समझा ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने बाबा साहेब को नहीं माना, बाबा साहेब की भी मानी। दैट्स व्हाई वी आर हियर, और हम अपने हक अधिकार के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ बैठे हैं। 1 इंच भी नहीं हटेंगे जब तक अपने हक अधिकार नहीं मिलेंगे, और जब तक जो मूलभूत चीज़ें हमारी हैं, जो हमारे राइट्स हैं, उसका सही ढंग से जो है इस्तेमाल नहीं, सरकार उसको फॉलो नहीं करती, तब तक हम नहीं हटेंगे। आप ये जो बातें कह रही हैं सिर्फ कही बातें हैं। मैं करके दिखा रही हूँ। फाइनेंस कर रहा होगा, इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल फाइनेंस कर रहा है। यहाँ पे कोई आपको दान पेटी पात्र दिख रहा है? यहाँ पे जितने हम लोग बैठे हैं ना, अपने आप से ही करके मैनेज करते हैं। यहाँ पे कोई दान पेटी पात्र नहीं रखा, यहाँ पे किसी कलेक्शन नहीं होती, यहाँ से किसी से धन दौलत या फंड नहीं मांगा जाता। यहाँ पे जितनी चीजें हैं समाज की दी हुई है। ये मैट जिस पे आप बैठे हैं, समाज के लोग लेके आते हैं। बड़े घर की बेटी हैं। कौन? मैं? हाँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की लेगेसी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बेटी तो बड़े घर की नहीं हुई, तो मैं क्या गरीबों, मैं उसकी बेटी हुई क्या कहते हैं, मतलब छोटे घर की? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो पूरे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव, जिनका डंका जो मैंने बताया वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री वहाँ बजता, तो मैं उसकी बेटी हूँ। तो आप समझ लीजिए किसके वंशज हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। खैर, जो आपने बताया ठीक है। मम्मी पापा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, मम्मी और पापा? नहीं, मैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दूंगी। मेरे फादर, आई हैव लॉस्ट माई फादर, अच्छा, सो दैट्स माई पर्सनल अफेयर। आप कुछ और पूछ सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि शायद वो कहीं ऊपर सरकारी होंगे, उच्च नहीं, कोई सरकारी नहीं है, कोई सब किसान मजदूर हैं, कोई सरकारी नहीं। अच्छा, किसान मजदूर की बेटी हैं आप? जी, मेहनत करते हैं, खाते हैं। हाँ, तो मेरे पापा बहुत वेल क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, सब कुछ था। पढ़े लिखे अगर किताबों से नहीं भी थे तो उन्होंने बाबा साहेब को इतना समझा और इतना पढ़ा था कि उन्होंने हमें एक ही चीज़ कही कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो IAS DCP IPS बाद में बनना, पढ़ो ज़रूर, लेकिन पहले बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह बनो। कि उन्होंने सोसाइटी को सबसे पहले आगे रखा, अपने समाज को। तो अगर तुम कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हें इतना दे रहा हूँ, इस लेवल तक पहुँचा रहा हूँ, अपना फ़र्ज़ मत भूल जाना, दलाली और गद्दारी में मगरूर मत रहना। सो आई एम कार्बन कॉपी ऑफ माई फादर। वो भी मेरे से, मतलब मैं तो कहती हूँ कि वो 10 गुना ज़्यादा मुझसे बोल्ड थे, और हर चीज़ पे अपना ओपिनियन देते थे, गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत रखते थे। सो लोग कहते हैं कि मैं अपने पापा की ज़ेरॉक्स कॉपी हूँ। अच्छा, पापा नाज भी करते होंगे आज, मतलब? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा। एक ये मेरा पर्सनल सवाल है, इतने दिन से आप प्रदर्शन कर रही हैं, कभी ना कहीं कभी पापा की याद आती है आपको? बहुत, तो हर टाइम, जब भी बुजुर्गों को देखती हूँ, जब भी, हर बार। तो फिर वो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है इस चीज़? बस अपने पापा से। मैंने बोल दिया, मेरा कोई टीचर ही नहीं है अम्बेडकर और अपने फादर के सिवा। मेरे टीचर अगर 2 हैं तो पापा हैं। ठीक है, ये बात हुई है रितु जी से। इनसे मैंने थोड़ा सा पर्सनल जाके इस बात को इसलिए पूछा क्योंकि ये उन लोगों को, तमाम लोगों को ये जवाब है कि ये लड़की अकेले लड़ रही है, और कहीं ना कहीं ये भावनात्मक जो वे आता है ना कहीं बात करने पर, या थोड़ा सा इनकरेज, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आगे का सोचना है कि किसी और इनकी बहन के साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, और ये लड़ाई और आगे जाएगी। खैर, रोने की ज़रूरत नहीं है, और ये बड़ी चीज़ है। और इसके साथ एक बात और मैं करूँगा, थोड़ा सा फ्रेंडली आता हूँ। जब किसानों के साथ आप रहती थी, क्योंकि ये ताकत वहीं से मिल रही है आपको? नहीं, मुझे किसानों से ताकत नहीं मिली। हाँ, किसानों को संघर्ष बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, एक हमारी होशो आवाज़ में ऐसा वो हुआ था। मैंने बता दिया, मुझे डॉक्टर अम्बेडकर से ताकत मिलती है। जब मैं उनको पढ़ती हूँ मुझे ताकत मिलती है। जब मैं इनहेलेशन ऑफ कास्ट पढ़ती हूँ मुझे ताकत मिलती है। जब मैं अपने फादर की चीज़ें सुनती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे ताकत मिलती है। मैं पीछे का रास्ता देखती ही नहीं, और मैं बहुत बोल्ड हूँ। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते मेरे अंदर कितनी हिम्मत है। मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। वो तो है, मैंने आपकी लगातार वो पोस्ट देखी जब पंजाब, जब मतलब किसानों के आंदोलन में बिल्कुल पगड़ी अगड़ी बांध के बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल, क्योंकि मेरे घर की बात थी। रहूंगी, मेरे सारे कजन्स भी वहाँ पे बैठे हुए थे, मेरे भाई बहन जो हैं, हाँ, वो भी खेती करते थे, तो वो सब वहाँ थे। तो वो सब वहाँ अपना टेंट वेंट लगा के थे, तो मैं उनके साथ थी। लेकिन वो मोस्टली सिंगू बॉर्डर पे थे, लेकिन मुझे गाज़ीपुर बॉर्डर पास पड़ता था, और वहाँ मेरे कुछ दोस्त प्यारे साथी थे, इसलिए मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे ज़्यादा रही हूँ। लेकिन हाँ, किसानों के संघर्ष ने संघर्ष करना तो सिखा दिया। चलिए, उन्होंने संघर्ष सिखाया, इसी बात में दोस्तों की बात कर लेते हैं कि फ़ोन तो आता होगा।
दोस्तों का हाँ दोस्त तो सारे क्या मेरे क्या धरने पे ही हैं। नहीं, जो स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो जलते भी थे वो भी आज सीधे हो गए। अच्छा। जिनको उस समय रिजर्वेशन से नफरत थी, आज उनको भी समझ में आ गई कि 10% तुम भी तो खा रहे हो, तुम तो ज़्यादा ही खा रहे हो, 60% तुम खा रहे हो, तो हम तो अपने में से SC ST OBC बेचारे बांट रहे हैं, तुम तो सारा ही एक ही वर्ग ले रहे हो। उनको समझ में आ गई कि अगर हम, उनको ये समझ में आ गया बेसिक एजेंडा कि कल तक हम कहते थे भीख पे पलते हैं, आज हम खुद भीख पे पल रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाँ। तो आज वो हमें ये नहीं बोल सकते कि तुम मुफ्त का या भीख का खा रहे हो, जबकि उनको पता नहीं है रिजर्वेशन का बेसिस जो है वो इकोनॉमिक नहीं है, वो सोशल अपलिफ्टमेंट है। वो सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे होगा कि जब समानता, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन, कि आपको रिप्रेजेंट करने का अपने आप को एक मौका मिलता है, क्योंकि आपको सदियों से वो मौका नहीं मिला। तो वो अपॉर्चुनिटी है रिजर्वेशन आपको नंबर नहीं देती, रिजर्वेशन आपका पेपर नहीं लिखती वहाँ बैठ के, राइट। उसके लिए यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट। इवन दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड विद इन देमसेल्व्स, वी आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड। हमें तो ओवरऑल ही काम करना है, मेहनत, और हम तो बिना रिसोर्सेज के मेहनत करते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, वी आर डूइंग मेहनत, हमें 10 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट्स और मेहनत करनी पड़ती है टू प्रूव आवर सेल्स एवरी टाइम दैट कि हम मतलब जस्ट डोंट कन्फाइन अस उस रिजर्वेशन या उस छोटी मोटी चीज़ों के अंदर हमें मत बांधो। हमारा ह्यूज ये है, तो हमें वो बार बार करके दिखाना पड़ता है। अच्छा, एक मेरा जो 3 दिन में रहा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे एक प्रॉब्लम मैं देख रहा था कि किसी कोई को कहीं जा रहा हो, अगर उसको वॉशरूम की इशू आती है तो मुझे लगता है आसपास रोड पे कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ये बड़ा इशू नहीं लगता आपको कि इस पे भी ध्यान देना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी? ऑफ कोर्स, मैं आपको बताती हूँ, सामने आप देख रहे हैं वो सामने वॉशरूम, आप पैन कीजिएगा कैमरा, बाद में अपने ऑडियंस को दिखाइएगा, वो सामने वॉशरूम है। बट इतने गद्दार मक्कार लोग हैं, इन लोगों ने जिस दिन से हमने 28 से यहाँ पे प्रोटेस्ट लगाया था, उन्होंने 30 तारीख से वो पानी बंद कर दिया, बिकॉज दे थॉट कि ये तो हल्ला हुल्ला करके चले जाएंगे, इनकी इतनी बस की कहाँ, ये ऐसे टिकेंगे। और अभी तक 28 अगस्त थे, आज 28 दिसंबर है, पानी बंद है, उसका पानी नहीं ऑन नहीं करते। वो इतना गंदा पैथेटिक सड़ चुका है वो वॉशरूम कि दलितों को तंग करना है, ये गरीबों का धरना है। ओ राइट, ऐसे ही खराब होगा। इतना फंड है, इतना पैसा है, इनके पास, इन्होंने भर्तियां करा के इतना पैसा लिया, तो अभी तक पैसा है मैम, वरना सरकार इस समय देख नहीं होती, सब फ्री राशन बांटना रही थी। एक काम कीजिए, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचिए, सरकार को पैसा दे दीजिए, वो गरीब है, आप बहुत अमीर हैं। अच्छा ठीक है। हमारे साथ ये रितु सिंह जी मौजूद थी, इनसे मैंने कुछ बात की और थोड़ा सा इनको जानने की कोशिश की। मैंने कहा कि लगातार लोग धरने की बात कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि हाँ आंदोलन करो, मगर इस लड़की के अंदर जो इंस्पिरेशन मिल रही है उसको भी जानने की ज़रूरत थी। मैंने कोशिश की कि आपके अंदर से आपकी भी बातों को निकाला जाए, और बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।